नमस्कार दोस्तों। साइंस नामक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं रावत चौधरी आप सभी का एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सरकार के लाख दावों के बीच, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार की, जो गरीब एवं जो अमीर है उनके बीच में गैप पाट पाटने का काम किया जा रहा है। इन सब के बावजूद भी ऑक्सफैम इंडिया ने कुछ दिनों पहले अपनी रिपोर्ट जारी की है, जो कि ऑक्सफैम इंडिया की 2023 की रिपोर्ट है। सरकारें जो दावा करती है कि वे इस दिशा में काम कर रही है, गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लेके आती है। उनकी कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के हित में कितनी कारगर साबित होती है, इन सभी से जो पर्दा उठाने वाली ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट है वो आ चुकी है। ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार गरीब एवं अमीरों के बीच का जो गैप है, अंतराल है, वो कम नहीं हो रहा बल्कि वो और चौड़ा होता जा रहा है। ऑक्सफैम इंडिया की जो 2023 की रिपोर्ट है, इंडिया सप्लीमेंट के नाम से प्रकाशित हुई है। ये बताती है कि अमीर एवं गरीबों के बीच का गैप है वह और चौड़ा होता जा रहा है। और ऑक्सफैम इंडिया की ये रिपोर्ट ये भी बताती है कि किस प्रकार से धन है वो देश की आबादी के कुछ लोगों के पास ही कंसंट्रेट हो गया है। जो ऊपर के अमीर व्यक्ति है, टॉप के जो अमीर व्यक्ति है, यानी कि हम अगर 100 व्यक्तियों का उदाहरण लें और उनको इस क्रम में सजाएं कि सबसे ऊपर तो हम अमीर व्यक्ति को रखें और सबसे नीचे गरीब व्यक्ति को रखें, तो जो ऊपर के कुछ एक अमीर लोग हैं जो कि संख्या में बहुत कम है, लेकिन उनके पास बहुत अधिक मात्रा में धन है, वो जमा हो चुका है। और ठीक ऐसे ही जो बॉटम की जो सतही आबादी है, जिसको कि मैं गरीब कह रहा हूँ, उनके पास कितनी कम मात्रा में धन है, ऐसा ही कुछ ऑक्सफैम इंडिया की इस रिपोर्ट ने दर्शाया है। ये बताती है कि जो हमने 100 व्यक्ति माने हैं, उनमें जो टॉप के जो व्यक्ति है, यानी कि जो टॉप के 1% जो रिचेस्ट मैन है, उनके पास देश की कुल धन का 40.6% धन उनके पास है। यानी कि अगर 100 व्यक्ति ही गिने हम डाटा के अंदर, तो उनमें से जो अकेला सबसे ऊपर अमीर व्यक्ति है उसके पास, और ऐसे ही हम धनराशि भी 100 रुपये माने, तो उन 100 रुपये का जो 40.6 रुपये है वो उस अकेले व्यक्ति के पास है। इसी को ही इन्होंने वेल्थ इनइक्वलिटी या आर्थिक असमानता कहा है। इसको दूसरे परिप्रेक्ष्य से समझें तो अगर हम 100 व्यक्तियों को ऐसे बांटें कि ऊपर तो सबसे अमीर व्यक्ति और नीचे सबसे गरीब व्यक्ति, और इसी प्रकार से 100 रुपयों को मैं अगर प्रत्येक व्यक्ति में 1-1 रुपये के हिसाब से बांट दूं, तो मैं कहता कि सबके पास 1-1 रुपया है, तो यह आर्थिक समानता है। बल्कि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो सबसे अमीर व्यक्ति है उस अकेले के पास ही देश के कुल धन का 40.6% धन, यानी कि उन 100 रुपयों में से 40.6 रुपये है वो उस अकेले व्यक्ति के पास है। इसके बाद ऑक्सफैम इंडिया ने जो है ये रिकमेंड किया है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स लगाने का ढांचा है, वो भी कुछ ठीक नहीं है। टैक्स लगाने का ढांचा भी कहीं ना कहीं गरीब एवं अमीरों के बीच में गैप बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ये बताते हैं कि 2020-21 के अंदर जो रेवेन्यू प्रोजेक्टेड था, जितना रेवेन्यू आना था, और उस रेवेन्यू में से जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनको जो टैक्स में छूट दी गई, टैक्स एग्जेम्पशन दिया गया, उसकी वजह से जो है करीबन हमें इतने करोड़ का घाटा हुआ। यहाँ पे 103,285, ये इतना बड़ा फिगर है। इतने करोड़ का घाटा जो है टैक्स स्लैब में या टैक्स स्ट्रक्चर की कमी की वजह से जो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग हैं, रिचेस्ट मैन हैं, उनको टैक्स के अंदर जितनी छूट दी जानी चाहिए थी उसकी तुलना में ज़्यादा छूट दिए जाने की वजह से रेवेन्यू के अंदर में अपने को इतना घाटा हुआ। और यहाँ पे लिखा है कि ऑफ द टोटल टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम दीज फूड एंड नॉन फूड आइटम, 64.3% ऑफ द टोटल टैक्सेस कमिंग फ्रॉम द बॉटम 50%,
यानी जो नीचे के 50 लोग हैं उनके द्वारा 64.3% टैक्स, जितना कुल टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसका करीब 2/3, 64.3%, ये 2/3 से कुछ ही मात्रा में कम है, इतना टैक्स है वो जो नीचे वाले अमीर व्यक्ति हैं, नीचे वाले जो आधे हमने 100 व्यक्ति माने उनमें से जो 50% व्यक्ति हैं उनकी वजह से लगभग 2/3 टैक्स आ रहा है, जो कि 2/3 से थोड़ा सा ही कम है, तो मैं उसको 2/3 कहूँगा। और पीछे जो लगभग बचा हुआ है 1/3 वो आ रहा है मिडल के 40% लोगों की वजह से, और ओनली 3% यानी कि जितना यहाँ 2/3 में से कम हो रहा था और 1/3 से ये भी थोड़ा सा कम है, तो जितने परसेंटेज बाकी बचा हुआ है 3 या 4%, ये टॉप 10% के जो अमीर व्यक्ति हैं, जो टॉप 10 अमीर व्यक्ति हैं अपनी लिस्ट में, उनके द्वारा आ रहा है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जो टॉप के रिचेस्ट मैन है, जो टॉप के अमीर व्यक्ति है, उनके पास धन किस मात्रा में इकट्ठा हुआ है, और वहीं उनके पास से जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है वो किस मात्रा में आ रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ पर ये परसेंटेज देख के हमें पता चल रहा है कि किस प्रकार से जो टैक्स स्ट्रक्चर है वही अमीरों एवं गरीबों के बीच में गैप बढ़ाने का कार्य कर रहा है। इसके बाद इन्होंने कुछ और डाटा है वो अमूमन कैलकुलेट करके यहाँ पे प्रस्तुत किया है। इन्होंने ऐसा कहा है कि अगर टैक्स स्लैब है उनको किस प्रकार से इम्पोज किया जाए रिचेस्ट व्यक्तियों के ऊपर, जिससे कि उन व्यक्तियों के जो कुल धन है उनमें से जो टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा उससे किस प्रकार से हम अलग अलग योजनाओं में लगा करके उस पैसे को कैसे और अधिक सुधार कर सकते हैं। 3% of wealth tax on Indian billionaires can fund the national health scheme। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्कीम है उसका जो फंड है, हम अगर जो बिलियनियर्स हैं इंडिया के यानी जो अरबपति हैं उनके ऊपर अगर 3% का टैक्स लगाएं तो हमारी जो नेशनल हेल्थ स्कीम है जितन उसका कि लगभग 37,800 करोड़ बजट बनता है एक साल का, उसको 3 सालों तक सर्वाइव किया जा सकता है। केवल 3% टैक्स लगाएं हम जो हमारे बिलियनियर्स हैं, जो अरबपति हैं उन पे, तो हम 3 सालों तक नेशनल हेल्थ स्कीम है उसको सर्वाइव करा सकते हैं। और ऐसे ही इन्होंने कहा है कि जो टॉप 10 ऊपर के जो 10 अरबपति हैं उनके ऊपर अगर 5% का टैक्स लगाएं तो ये सारे के सारे जो ट्राइबल एरियाज है, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने के लिए पर्याप्त होगा, वो भी 5 सालों के लिए। और ऐसे ही इन्होंने बताया है कि इन फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एट फुल कवरेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट इनर 42,033 करोड़ वाज रिक्वायर्ड टू फंड द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। जो SNP है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, इसके लिए करीबन हमें 42,033 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। तो इन्होंने कहा है कि जो इंडिया के जितने भी बिलियनियर्स हैं, जितने भी अरबपति हैं, उन पे अगर हम 2% का टैक्स लगाएं तो ये वाला जो बजट है इसको 3 सालों के लिए सर्वाइव किया जा सकता है। 42,033 करोड़ रुपए हैं, इसको इतना ही हम 3 सालों के लिए करें तो जितना भी बजट बनेगा लगभग 1.25 लाख के करीब बनेगा। उसको जो है अगर हम केवल 2% टैक्स लगाएं जो सारे के सारे अरबपति हैं उन पे, तो इसको सर्वाइव किया जा सकता है। और ऐसे ही इन्होंने यहाँ पर 5वें बिंदु में आप देख पा रहे होंगे कि समग्र शिक्षा द लार्जेस्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो कि सबसे बड़ी केंद्र के द्वारा स्पॉन्सर की जाने वाली स्कीम है, जो कि स्कूलों के अंदर शिक्षा प्रोवाइड करवाती है। 2023 वर मच लोअर देन वाज आस्क्ड फॉर बाय द एजुकेशन मिनिस्ट्री, यानी कि जितना स्वास्थ्य विभाग ने केंद्र से कहा था उससे कहीं कम फंड है वो दिया गया। जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने रिकमेंड किया था 58,585 करोड़, और वहीं इसको जो फंड मिला वो 37,383 करोड़। और अगर टॉप के जो 10 अरबपति हैं उनके ऊपर हम 1% का ही टैक्स लगाएं तो ये लगभग उस स्कीम के लिए 1.3 वर्ष यानी 1 वर्ष और 1/3 वर्ष और इतने वर्षों के लिए जो है यह फंड पर्याप्त होगा अगर हम टॉप के जो 10 अरबपति हैं उनके ऊपर केवल 1% का टैक्स लगाएं तो।
A total amount of inner 1.4 lakh crore would be required to bring back out of school children to school and provide them with quality education. यानी बच्चों को वापस स्कूल में लौटाने के लिए और उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए करीबन 1.4 लाख करोड़ की आवश्यकता रहती है। तो जो टॉप 100 बिलियनियर्स हैं, जो टॉप 100 अरबपति हैं, उनको अगर 2.5% का टैक्स स्लैब इम्पोज किया जाए तो ये सारा काम हो सकता है। यानी कि इतना जो बजट है उसको बनाया जा सकता है 1.4 लाख करोड़ का। तो इस प्रकार से इनके जो कुछ डाटाज थे कि टैक्स स्ट्रक्चर में कैसे इम्प्रूव करके हम टैक्स रेवेन्यू है वो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और उनको जो गरीबों के लिए या आम जनता के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके अंदर में काम ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एक इस द इंडिया सप्लीमेंट रिपोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि जीन जैकस रसो का है। तो उन्होंने कहा है कि व्हेन द पीपल शैल हैव नथिंग मोर टू ईट दे विल ईट द रिच। रसो ने अपने शब्दों में कहा है, और वो भी इन्होंने जो फ्रांस की क्रांति थी, फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, उसके संदर्भ में कहा है कि जब लोगों के पास खाने के लिए और कुछ नहीं हो और अधिक मात्रा में खाने के लिए कुछ नहीं हो, दे विल ईट, यानी तब वो अमीर व्यक्तियों को खाना चालू कर देते हैं, यानी अमीरों को हड़पना चालू कर देते हैं। और अगर फ्रांस की क्रांति के संदर्भ में बात करूं तो वहाँ पे रिच, उन्होंने जो वर्ड है वो इस्तेमाल किया है उस समय जो पावर में लोग बैठे हुए थे, जो सत्ता में बैठे हुए थे। फॉर द रसो एंड द रिवोल्यूशनरीज, यानी क्रांतिकारियों के लिए और रसो के लिए जो रिच है वो जो पावर में बैठे हुए थे, और पावर में उस टाइम था किंग लुइस 16वां, लास्ट किंग ऑफ फ्रांस बिफोर द फॉल ऑफ द मोनार्की ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द एरिस्टोक्रेसी। यानी जो फ्रेंच अंत में जो फ्रांस का राजा बना था लुइस 16वें, उसको यहाँ पर रिच मैन बताया गया है। लेकिन कुल मिला के इसके पीछे का जो भाव है वो यही है कि अमीरों और गरीबों के बीच का जो गैप है, अगर वो बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाए तो फिर गरीब है वो अमीरों को ही खाने लग जाएंगे, यानी कि गरीब अपने अधिकारों को अमीरों के माध्यम से निकालना चाहेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस वीडियो के अंदर सरकार के लाख दावों के बीच में जो द सप्लीमेंट इंडिया की रिपोर्ट है जो ऑक्सफैम इंडिया ने जारी की उसको समझा, और उनके जो ऑथेंटिक डाटाज थे उनके माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं और सरकार के दावे वो कितने मजबूत है और किस प्रकार से गरीबों एवं अमीरों के बीच का, रिच और पुअर मैंस के बीच में जो गैप है वो वाकई में बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। और इन्होंने फिर कुछ रिकमेंड भी किया कि किस प्रकार से टैक्स स्ट्रक्चर है वो इस गैप को और अधिक वाइड कर रही है, और टैक्स स्ट्रक्चर को ठीक करके हम कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू है वो अमीर लोगों के माध्यम से कमा सकते हैं, और उस रेवेन्यू को जो है सरकार की कल्याणकारी योजनाओं में काम में लिया जा सकता है। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।